हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ राजनीतिक विकास के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं आज आपको? पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में, कि राजनीतिक विकास क्या है, कैसे होता है, इसके कौन कौन से साधन हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं। देखिए, राजनीतिक विकास से तात्पर्य सीधा सीधा सिंपल से है कि जो राजनीतिक जो व्यवस्था है, राजनीतिक जो संस्था है, या राजनीतिक जो प्रक्रियाएं हैं, या राजनीतिक जो एस्पेक्ट्स हैं, मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, इनका विकास होना, इनका विस्तार होना, इनका एक अच्छी स्थिति में, पहले से बेटर कंडीशन में आ जाना। ये कुछ राजनीतिक आधुनिकीकरण जैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है इसमें। ठीक है, तो जो राजनीतिक जो विकास होता है उसका सीधा सीधा सा सिस्टम ये है कि जो आज के टाइम में जो राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं उसका विकास हुआ है अतीत में, और उसका विकास हो रहा है वर्तमान में, और भविष्य में उसका विकास और होने की संभावना है। तो राजनीतिक जो विकास है उसका सीधा सा अर्थ यही निकल कर आता है कि राजनीति के जो मूल्य हैं, राजनीति की जो प्रक्रियाएं हैं, राजनीति के जो एस्पेक्ट्स हैं, मतलब है या सिद्धांत हैं, उनमें कुछ विकासशील परिवर्तन आना। जैसे कि पहले जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी या राजनीतिक सिद्धांत थे वो सैनिक शक्ति के थे या राजतंत्रात्मक थे, जो कि अब लोकतंत्रात्मक हो गए हैं, और अब शासन सैनिक शक्ति पर आधारित ना होकर बल्कि जनता की सहमति पर होते हैं। तो ये राजनीतिक विकास का ही एक परिणाम है। पहले जो राज्य हुआ करते थे वो पुलिस राज्य हुआ करते थे। पुलिस राज्य में जिसमें सिर्फ राज्य का सिर्फ काम होता था कानून व्यवस्था बना के रखना। लेकिन आज जो राज्य हैं वो पुलिस राज्य से आगे बढ़कर लोक कल्याणकारी हो गए हैं, जिनका काम न सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना है बल्कि लोक जनता के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य भी करना है। पहले राज्य बहुत ज़्यादा कार्य नहीं करते थे, बस देश में शासन व्यवस्था बनाए रखते थे और कर वगैरह इकट्ठा करते थे। लेकिन आज के जो राज्य हैं वो लोक कल्याणकारी इसलिए हैं क्योंकि वे शासन व्यवस्था बना के रखते हैं, साथ में कर का डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, लेते भी हैं, और उस कर को जो उन्होंने कर इकट्ठा करा है उस कर से जनता के कल्याण के लिए कई प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे कि अस्पताल बनवाना, सड़कें बनवानी, यातायात के साधन उपलब्ध करवाना, शिक्षा उपलब्ध करवाना, इसके अलावा अन्य और भी जैसे महामारियों के दौरान स्वास्थ्य वगैरह की जो सेवाएं हैं वो देना। तो कुल मिला के आज जो राज्य है उसके कल्याणकारी कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जबकि पहले राज्य ऐसे कोई कार्य नहीं करता था। तो ये किसका परिणाम है? ये एक राजनीतिक विकास का परिणाम है कि राजनीतिक जो एस्पेक्ट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, वो बढ़े हैं, उनका विकास हुआ है। तो इसी को कहते हैं राजनीतिक विकास। इसके ऊपर विभिन्न विद्वानों ने विचार किए हैं, जिनमें से कुछ नाम मैंने यहाँ मेंशन करे हैं। देखिए, इसके कुछ प्रमुख विचारक हैं। लुसियन पाई बहुत ही फेमस राइटर हैं राजनीतिक विकास से रिलेटेड, और कॉलमैन, माइनर वीनर, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इन्होंने राजनीतिक विकास और राजनीतिक संस्कृति के बारे में लिखा है। डेविड एप्टर, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस राइटर हैं राजनीतिक विकास के सिलसिले में। रिग्स, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, स्पेशली विकासशील देशों के बारे में। भारत जैसे विकासशील देश हैं, जो कि एशिया के जो देश हैं, अफ्रीका के जो देश हैं, वो जो विकासशील देश हैं उनकी राजनीतिक विकास और संस्कृति के बारे में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया है। आमंड और पावेल, ये भी राजनीतिक विकास को बहुत अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, ये वो विद्वान हैं जिन्होंने राजनीतिक विकास के ऊपर खुलकर बात करी है, काफ़ी अच्छे डीपली तरीके से बात करी है। जिसमें से लुसियन पाई की एक पुस्तक है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट बाय लुसियन पाई। ये इनकी बहुत ही फेमस बुक है, जिसमें इन्होंने राजनीतिक विकास के बारे में लिखा है, राजनीतिक विकास की विशेषताओं के बारे में लिखा है। और ऐसी ही एक दूसरी बुक है स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट बाय ऑर्गेन्स्की। ऑर्गेन्स्की ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में लिखा है कि राजनीतिक विकास के कौन कौन से चरण होते हैं। इसके बारे में अपनी बुक में लिखा है ऑर्गेन्स्की ने, और बुक का नाम है स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, ये तो था एक ओवरऑल एक राजनीतिक विकास के बारे में उसका एक परिचय कि भैया राजनीतिक विकास क्या है और उसके बारे में किन किन विद्वानों ने बात की है। इसका अर्थ मैं आपको बता ही चुका हूँ। राजनीतिक विकास का अर्थ है राजनीतिक एस्पेक्ट्स या राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, जो राजनीतिक जो मूल्य हैं, उनका विकास होना, उनमें एक सार्थक परिवर्तन आना, एक आधुनिकीकरण की ओर ले जाते हुए उनमें परिवर्तन
आना, यह है आपका राजनीतिक विकास। अब हम बात करेंगे राजनीतिक विकास की क्या विशेषताएं हैं। राजनीतिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, इसके विकास के बारे में लुसियन पाई ने बताया है अपनी बुक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में। लुसियन पाई ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में इनकी विशेषताओं के बारे में बताया है कि राजनीतिक विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी कि राजनीतिक विकास किन देशों में हुआ है, वहां पर ऐसी क्या चीजें देखने को मिलती है जिनसे हम कह सकते हैं कि वहां पर राजनीतिक विकास हुआ है। वो कहता है कि जिन देशों में राजनीतिक विकास हुआ है या हो रहा है वहां पर ये निम्न 3 चीजें देखने को मिलती हैं। लुसियन पाई ने 3 विशेषताएं बताई हैं। कौन कौन सी? समता, क्षमता और विभेदीकरण, यानी कि समता मतलब समानता, क्षमता और विभेदीकरण। वो कहता है, लुसियन पाई कहता है कि जिस राज्य में राजनीतिक विकास की अवधारणा पाई जाती है, राजनीतिक विकास पाया जाता है, वहां पर जो राज्य या सरकार है वो जब अपने अंदर लोगों को विभिन्न पदों पर नियुक्त करती है तो समानता का भाव रखती है, यानी कि जहां पर सरकारी नौकरियों और उत्पादन के जो साधन होते हैं या अन्य जो सरकारी स्वामित्व के जो पद होते हैं उनका जब डिस्ट्रीब्यूशन करती है, उनको जब बांटती है तो समानता का पालन करती है, यानी कि समानता का नियम का पालन करते हुए समाज के सभी लोगों को बराबर का मौका देती है उन्हें प्राप्त करने के लिए। ये एक विशेषता होती है, यानी कि वहां पर समानता होती है लोगों के बीच में। दूसरा है क्षमता, यानी कि जिस राज्य में राजनीतिक विकास की अवधारणा काम करती है उस राज्य में ये क्षमता होती है कि वह लोगों को ऐसे कार्य करने से रोक दे जो कि उस राज्य के संविधान के खिलाफ हों या उनकी व्यवस्थाओं के, राजनीतिक व्यवस्थाओं के खिलाफ हों या उसके खिलाफ उठते हुए विद्रोह को दमन करने की या दबाने की उसमें क्षमता हो। यानी कि पहली तो समानता के कॉन्सेप्ट को वो लोग फॉलो करते हैं, दूसरा उनके अंदर बहुत इतनी क्षमता भी होती है कि वो हर परिस्थितियों को संभाल सकें। तीसरा है विभेदीकरण, जो एक तीसरी विशेषता बताई है किसने? लुसियन पाई ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, राजनीतिक विकास की जो तीसरी विशेषता बताई है वो है विभेदीकरण। बोला विभेदीकरण क्या? बोला विभेदीकरण ये कि राज्य के जितने अंग होते हैं, यानी कि सरकार के जो अंग होते हैं जैसे कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, उन तीनों में विभेदीकरण किया जाता है स्पष्ट रूप से कि न्यायपालिका का कार्य सिर्फ न्याय करना है, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं है, और कार्यपालिका का कार्य जो कानून बने हुए हैं उनको सिर्फ लागू करना है, न कि कानूनों के बनाने में हस्तक्षेप करे। और जो विधान पालिका है जिसका कार्य कानून का निर्माण करना है वो न्यायपालिका में हस्तक्षेप ना करे। तो कुल मिलाकर तीनों के कार्यों का बंटवारा कर देना, वर्गीकृत कर देना, विभेद कर देना, भेदीकरण मतलब स्पष्ट कि तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम और तुम्हारा ये काम, ऐसे स्पष्ट विभाजन कर देना किसकी विशेषता है? ये विशेषता है राजनीतिक विकास की। यानी कि जिस राज्य में ये तीनों चीजें पाई जाती हैं वहां पर हम कह सकते हैं कि वह राज्य राजनीतिक रूप से विकसित हो गया है या हो चुका है या हो रहा है। तो ये राजनीतिक विकास की विशेषताएं हैं। जिस देश में राजनीतिक विकास पाया जाता है तो उसका मतलब है कि उन देशों में ये चीजें तीनों पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे इसके चरणों की। राजनीतिक विकास का किन किन चरणों में राजनीतिक विकास हुआ है, यानी कि इसके क्या चरण रहे हैं, इसके बारे में सटीक वर्णन दिया है ऑर्गेन्स्की ने। किसने? ऑर्गेन्स्की ने। कहाँ गए? ये रहे। ऑर्गेन्स्की ने अपनी पुस्तक स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, स्टेजेस का मतलब क्या होता है? स्टेज का मतलब होता है चरण, स्टेजेस यानी कि राजनीतिक विकास के चरण। उसने यानी कि ऑर्गेन्स्की ने राजनीतिक विकास के निम्न ऑर्गेन्स्की ने राजनीतिक विकास के 4 चरण बताए हैं। कौन से हैं ये चरण? राजनीतिक विकास के चरण। ऑर्गेन्स्की के अनुसार राजनीतिक विकास के 4 चरण हैं। राजनीतिक विकास के 4 चरण है। कौन कौन से चरण है? 4। देखिए, वो कहता है कि राजनीतिक विकास का पहला चरण है आदिम एकीकरण की राजनीति। बोला इस टाइम पे क्या हुआ? राज्य हैं जो एकीकृत हुए, इकट्ठे हुए, बने, मजबूत बने। वो शुरुआती चरण था जिसमें राज्य के जो 4 अनिवार्य तत्व हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये चारों तत्व राज्य को प्राप्त हुए और इन तत्वों के प्राप्त होने से राज्य का निर्माण हुआ। ये कौन सी स्टेज थी? ये पहली स्टेज थी, आदिम एकीकरण की राजनीति। बोला दूसरी स्टेज क्या है? बोला दूसरी स्टेज है औद्योगिकरण की राजनीति।
इस युग में, औद्योगिकरण की राजनीति के युग में सभी लोगों के पास, यानी कि राज्य में जो लोग थे वो लोग अलग अलग गुटों में बट गए औद्योगिकरण की राजनीति के टाइम में। यानी कि ये पहला चरण और ये दूसरा चरण औद्योगिकरण की राजनीति। इसमें हुआ क्या, इसमें जो समाज है वो कई वर्गों में बट गया, ठीक है। जो तीसरा चरण है वो है राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति। इसमें क्या होता है, इसमें जो सरकार के जो उत्पादन के जो साधन हैं उनका इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से किया जाएगा कि जिससे जनता की जो पूंजी है उसका प्रयोग कुछ इस प्रकार किया जाएगा कि जनता को अधिक से अधिक फायदा पहुंच सके, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। और जो चौथी स्टेज है, यानी कि जो चौथा चरण है ऑर्गेन्स्की के अनुसार राजनीतिक विकास का, वो है आज के टाइम का अमेरिका। कहता है अमेरिका में जिस प्रकार की आज के टाइम में राजनीतिक व्यवस्था है, जिस प्रकार से लोगों की समृद्धि है, जिस प्रकार के लोगों का लाइफस्टाइल है, जिस प्रकार के लोगों का जो उच्च जीवन स्तर है, उसे प्राप्त कर लेना कौन सी स्टेज कहलाएगी, चौथी स्टेज कहलाएगी। वहां पर सब लोग समृद्ध होंगे, सब लोग अच्छा जीवन यापन कर रहे होंगे। ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेना क्या होगा, राजनीतिक विकास के चौथे चरण का परिणाम होगा। तो वो कहता है कि राजनीतिक विकास के कितने चरण हैं, 4 चरण हैं। कौन कहता है, ऑर्गेन्स्की कहता है कि राजनीतिक विकास के 4 चरण हैं। पहला चरण है आदिम एकीकरण की राजनीति, जिसमें सबसे पहले राज्य का निर्माण होता है और राज्य को अपने चारों तत्व प्राप्त करने होते हैं और वह कर लेता है। दूसरे में औद्योगिकरण की राजनीति होती है, जिसमें विभिन्न वर्गों का निर्माण होता है समाज में, जैसे कि पूंजीवादी और बुर्जुआ समाज और मजदूर समाज, ठीक है, जो पूंजीवादी वर्ग और मजदूर वर्ग, ऐसे वर्गों का निर्माण होता है। तीसरा है राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति, की देश की पूंजी या उत्पादन के साधनों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि जिससे जनता को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाया जा सके, उनका कल्याण किया जा सके। और चौथा होता है समृद्धि की राजनीति। इसमें पूरे देश की जो जनता होती है वो समृद्धि की पराकाष्ठा पर होती है और ये सबसे उत्तम व्यवस्था होती है, क्योंकि इसमें सभी लोग काफी अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक विकास के साधन, कि भैया राजनीतिक विकास के साधन क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साधन क्या हैं। इसके साधनों में सबसे पहले हम गिनते हैं राजनीतिक दल को, क्योंकि राजनीतिक दल राजनीतिक विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वह लोगों को जागरूक करते हैं और राजनीति को एक बुरे दौर से अच्छे दौर की ओर लेके जाते हैं। मोनोपोली को खत्म कर देते हैं, निरंकुश तंत्र को खत्म कर देते हैं ये राजनीतिक दल, क्योंकि यही राजनीतिक दल ही होते हैं जो सत्ता में होते हैं और राजनीतिक दल ही होते हैं जो विपक्ष में होते हैं और सत्ता पर कंट्रोल करके रखते हैं। क्रांतिकारी राजनीतिक नेता, एक परिवर्तन क्रांतिकारी राजनीतिक नेता भी ला सकता है समाज में राजनीतिक विकास के रूप में। जैसे कि कोई नेता होता है और वो बहुत ही क्रांतिकारी होता है और वो क्रांतिकारी नेता पूरे के पूरे शासन व्यवस्था को बदल देता है, ध्वस्त कर देता है पुरानी को और नई ले आता है, ठीक है। जैसे कि सेना, कई बार सेना भी शासन व्यवस्था को ध्वस्त कर देती है और खुद का शासन स्थापित कर देती है, नया शासन व्यवस्था स्थापित कर देती है। राष्ट्रीय भावना का विकास, हाँ, लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास हो जाता है तो उसके कारण भी राजनीतिक विकास सामने आ जाता है। जो पुरानी दकियानूसी बातें होती हैं या पुराना तंत्र होता है उसे समाप्त कर दिया जाता है। राजनीतिक सहभागिता का विस्तार, राजनीतिक सहभागिता का विस्तार से मतलब है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में भागीदारी देना या लोगों को राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करवाना, उन्हें भागीदार बनाना, उन्हें उनकी सहभागिता लेना लोगों की, आम जनता की। जब आम जनता राजनीति में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देगी तो वह ऐसे कार्य या ऐसे बदलाव चाहिए जिससे कि जनता का भला हो सके और जिससे कि राजनीतिक विकास का प्रादुर्भाव होगा। नेक्स्ट है आधुनिक नौकरशाही। देखिए जो आधुनिक नौकरशाही है वो भी इस प्रकार की है कि जिससे कि वह ज़्यादा से ज़्यादा जनता से जुड़ी रहे और जनता के कार्य को करती रहे और जनता को लाभ पहुंचाती रहे, जिससे कि राजनीति के जो पहलू हैं, राजनीतिक जो एस्पेक्ट्स हैं, जो राजनीति का जो कनेक्शन है वो एक आम व्यक्ति तक भी हो सके। और नौकरशाही इसको करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्यों? क्योंकि नौकरशाही यानी कि एक पटवारी, एक ग्राम सेवक, एक तहसीलदार, ये वो लोग हैं, एक डीएम जो जनता से डायरेक्ट जुड़े होते हैं। ये नौकरशाही तो हैं, ठीक है, ये जनता से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, जनता के काम करते हैं। ये भी राजनीतिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये था आपका राजनीतिक विकास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।